हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी नर्ड्स। और आज की वीडियो में हम लोग तुम्हारे लिए लेकर आ गए हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी टू मास्टर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हमने ये दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करने का इसलिए सोचा बिकॉज हमें लगा कि इनऑर्गेनिक का सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है लास्ट ईयर, एंड ऑफ कोर्स अब एनसीईआरटी नई छप चुकी है तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि सिलेबस वापस इंक्रीज होगा। तो मेंस में तो सिलेबस इंक्रीज नहीं होने वाला, तो हमने दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके एक ही वीडियो बना दी है। बट ये मत सोचना कि इसके अंदर एडवांस लेवल के गाइडेंस नहीं दूंगा। हम लोग चाहते हैं एज जेई नर्ड्स टीम कि तुम लोग एडवांस लेवल की पढ़ाई करो, एडवांस का एग्जाम दो, उसको फोड़ो, आईआईटी जाओ। तो इसके अंदर सिलेबस या रिसोर्सेज मेंस लेवल के होंगे, बट मैं तुम्हें एडवांस के लिए भी गाइड करता रहूंगा, तो डोंट वरी। नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से तुम वीडियो को आगे करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग रिसोर्सेज की बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, क्या एक दो ट्रिक्स और टिप्स हैं जिससे तुम इजीली लर्न कर सकते हो, इजीली चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें तुमसे डिस्कस करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले 2024 के पेपर एनालिसिस। पॉइंट नंबर 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैड द लीस्ट वेटेज आउट ऑफ द 3 डोमेन्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स सिलेबस इतना था नहीं, इतना कुछ पूछने को था नहीं, तो उन्होंने इतना पूछा भी नहीं। बहुत कम वेटेज थी एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी ओरिएंटेड 4 स्टार के साथ। जो एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जा रहा हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई कांट एक्सपेक्ट कि 50% भी स्कोर करोगे। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम 100% या 80% जैसा स्कोर टारगेट कर रहे हो इनऑर्गेनिक में। पॉइंट नंबर 3, नो मेजर सरप्राइजेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। इवन दो सिलेबस रिड्यूस हो गया था, बट स्टिल जो करंट सिलेबस है उसमें आज सच कोई सरप्राइजेस नहीं देखे गए। वही चीज़ों के ऊपर पूछे जा रहे हैं, वही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वही कोऑर्डिनेशन में बात करो तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सवाल आ रहे हैं। तो वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, उन्हीं को बस थोड़ा बहुत घुमा के डिफिकल्ट बना दिया जाता है, बट एज सच कोई मेजर सरप्राइजेस नहीं है। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि 2025 में एज सच कोई चेंज होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस एंड प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स की। तो ये स्लाइड आते ही मेरे को लगता है कि ये क्या बोलूँ मैं, ये 4.25 चैप्टर का तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैंने इसके अंदर पता नहीं क्यों लिख दिया है कि सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिलेबस जरूर कंप्लीट करना, इनऑर्गेनिक में सिलेबस छोड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वैसे तो यहाँ पे 5 चैप्टर लिखे हुए हैं, बट 4.25 लिखने का रीजन ये है कि बिकॉज पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो पी ब्लॉक तो तुम आधे 1 घंटे में भी कर लोगे। बाकी 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो पॉइंट, सबसे पहला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है, अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मेरा इनऑर्गेनिक के साथ ना वो हेट टू लव वाला रिलेशनशिप का ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी और फिर मैंने मैक्सिमम मार्क्स इनऑर्गेनिक में स्कोर किए थे। तो उसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर था जो मेरे को इनऑर्गेनिक में अच्छा लगता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अच्छा लगेगा बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है बाकी केमिस्ट्री से। इसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी तुम्हें। प्री रिक्विजिट नॉलेज थोड़ी सी चाहिए, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं चाहिए जितना बाकी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और उसकी वेटेज भी बढ़ गई है बिकॉज चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर वही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह पूछी जाती है, और बाकी सारी जितनी भी थ्योरीज हैं वो पूछी जाती है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉरी, बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल के बारे में तुम समझते हो, स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हो, स्टेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थर्ड चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज डी एन एफ ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया बिकॉज ब्लॉक केमिस्ट्री में एक लौता चैप्टर रह गया है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक वगैरह सब हट चुका है, हाइड्रोजन सब हट चुका है। तो डी एन एफ ब्लॉक की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। एफ ब्लॉक की बात करें तो लेंथेनॉइड्स वगैरह तुमको पढ़ना पड़ेगा, डी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। एंड फाइनली फोर्थ चैप्टर जो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर होता है। इसके अंदर मेरे को पता चला था कि कई चीज़ें कट गई हैं, लेकिन अभी भी वो गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस वगैरह के ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। पूछे ना भी जाए तो ये ना बेस वाले चैप्टर हैं, इससे तुम्हें काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। तो इसके लिए बस तुम्हारे लिए एक प्रो टिप ये है कि जो ट्रेंड्स हैं उनका रट्टा नहीं लगाना। ट्रेंड्स को जितना लॉजिकली समझ सकते हो ना उतना लॉजिकली समझो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का लॉजिक बिल्ड किया जा सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट इट, इनऑर्गेनिक में बहुत चीज़ें रट्टा मारनी पड़ती हैं एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। लेकिन कई चीज़ें हैं जिनके ट्रेंड्स या जिनके लॉजिक्स समझे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एनर्जी की, तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसके ऊपर होल्ड उसका कम है, इसलिए आयनाइज करना आसान है, इसलिए एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को समझने का। तो कई ट्रेंड्स हैं जिनके लॉजिक तुम समझ सकते हो, कई चीज़ें जो तुम्हें रट्टा लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन, कांट रिमेंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये मेरी भी दिक्कत थी, मैं भी वैसा स्टूडेंट हूँ जो फिजिक्स में ही लगा रहता था, मैथ्स में लगा रहता था, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगा रहता था। सॉरी, थोड़ा सा पसीना आ रहा है, पंखा बंद है ताकि शोर ना आए, तो बियर दैट विद मी।
सॉरी फॉर दैट। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैं वैसा स्टूडेंट था, हो सकता है तुम लोग भी वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिनको इनऑर्गेनिक पसंद नहीं है बिकॉज रट्टा लगाना पड़ता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? पॉइंट नंबर 1, रीड एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितना पढ़ोगे उतना विजुअल मेमोरी डेवलप होगी, उतना तुम्हें इन बिटवीन लाइन्स वाले कॉन्सेप्ट्स, इन बिटवीन लाइन्स वाले फैक्ट्स याद होंगे। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है कि 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ ली है लेकिन याद नहीं होता। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ना, ठीक है, कि मजा आ रहा है या पढ़ रहे हैं बस पढ़ते जा रहे हैं, बस शब्द दिख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, नहीं। फोकस से पढ़ो, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट लाइंस इन बिटवीन द पॉइंट्स विच यू थिंक कैन बिकम पोटेंशियल क्वेश्चन। ये चीज मैंने बहुत लेटर रियलाइज करी कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एक हाईलाइटर या एक पेन या एक पेंसिल लेके बैठो, तुम्हें कोई लाइन अगर दिखती है जिससे तुम्हें लगता है कि इस लाइन से कोई क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तुमसे पूछ लिया लेट्स से कि इस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना है। अगर तुम्हें याद हो एस ब्लॉक जैसे चैप्टर्स हैं उसके अंदर इन बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है कि जैसे ये एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ इतनी है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर एनसीईआरटी में आगे कुछ नहीं है, तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इसमें एक डेटा दिया हुआ है, तो ये तुम मार्क करके रख लो। इससे क्या होगा, 2 बार तुमने 3 बार तुमने डेडिकेटेड रीडिंग करी, उसके बाद जो बियॉन्ड रीडिंग्स है ना उसमें तुम्हें बस यही चीजें पढ़नी है जो तुमने मार्क कर रखी है, इससे तुम्हें ये वाली चीजें याद होंगी। थर्ड, रिएक्शन इक्वेशंस कैसे याद करनी है? तो रिएक्शन इक्वेशंस को एक पेज पे पूरे चैप्टर की सारी इक्वेशंस विद हेडिंग की, इस ये हेडिंग है, इसकी ये इक्वेशन है, ये हेडिंग है, ये इक्वेशन है, ये सब टॉपिक है, ये इक्वेशन है, एक पूरे पेज पे लिख लो। क्योंकि तुम पन्ने पलटोगे तो तुम्हें ऐसे याद नहीं होगी, तो एक पेज पे लिख लो, उसको एक दिन मेमोराइज करो, फिर एक दिन का गैप दो। नेक्स्ट डे क्या करो, एक वर्कशीट बना लो अपने लिए, खुद बना लो, किसी फैमिली में किसी से बनवा लो, दोस्त से बनवा लो, रिएक्टेंट्स एक साइड पे लिख दो, एरो बना के छोड़ दो। एक दिन बाद प्रोडक्ट्स लिखो और रियलाइज करो कि तुम्हें कितना रिटेन होता है, ठीक है। जितने लिख लोगे अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर दैट, जितने नहीं लिखोगे उनको याद करो। एक दिन बाद फिर से प्रैक्टिस करना। जब इसके अंदर तुम मास्टर कर लोगे फिर रिवर्स प्रैक्टिस करना, प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लेना, फिर रिएक्टेंट्स लिखना, रिएक्टेंट्स याद करना क्या क्या रिएक्टेंट्स थे इस प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो ऐसे 2-3 बार याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। सेम फॉर स्ट्रक्चर्स, जितनी रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना स्ट्रक्चर बना के देखोगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। फाइनली बात कर लेते हैं हम कुछ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के साथ साथ मैं एक चीज फिर से मेंशन करना चाहूंगा, फिर से क्या मेंशन करना चाहूंगा, उन लोगों के लिए मेंशन करना चाहूंगा जिनको मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एडवांस के लिए भी गाइड करूंगा। तो एक बार सिलेबस की स्लाइड पे वापस आते हैं और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो चैप्टर्स रह गए हैं वो है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कंप्लीट एंड मेटलर्जी। तो इसके अंदर अगर तुम एडवांस लेवल टारगेट कर रहे हो तो हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके आइसोटोप से सवाल आते हैं, हेवी वाटर से सवाल आते हैं, तो हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक में। पी ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत वास्ट चैप्टर है, इसके सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सारी इक्वेशंस के ऊपर सवाल आते हैं। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मेटलर्जी पढ़ना है तो मेटलर्जी के लिए तुम मतलब मेटलर्जी ऐसा चैप्टर है ना जिसमें विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत समझना पड़ता है कि एक कंपाउंड को हम कैसे, मतलब उसकी मेटलर्जी कैसे हो रही है, एक एलिमेंट की, एक एलिमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ एक एलिमेंट ही तो क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया, रात के 12 बजे सब होता रहता है, ठीक है। एक एलिमेंट की कैसे मेटलर्जी होती है, आयरन का कैसे ओर से हम लोग उसको आयरन, प्योर आयरन अचीव करते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए तुम ओम पांडे सर के लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत बढ़िया लेक्चर्स है मेटलर्जी के, मैंने उनके मेटलर्जी के लेक्चर देखे थे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। एस ब्लॉक की बात करूँ तो एस ब्लॉक की डिसेंट वेटेज होती है, इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं होती, और थोड़े एक्सेप्शनल से सवाल आते हैं एडवांस के अंदर जो इतने हाईली प्रिडिक्टेबल नहीं होते। मीन्स जैसे सवाल नहीं आते वो फ्लेम का कलर पूछ लिया, ये सब सवाल नहीं आते एडवांस में, थोड़े वियर्ड से सवाल आते हैं। तो एस ब्लॉक की डिसेंट सी वेटेज है, लेकिन बाकी जो 3 चैप्टर रह गए उनकी अच्छी खासी वेटेज है, तो तुम्हें उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनको तो पढ़ा ही रहे होंगे, ऑनलाइन में भी पढ़ाई रहे होंगे, लेकिन जो लोग खुद पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो तुम लोग अलग से उनको इन डेप्थ पढ़ लेना, ठीक है। बैक टू रिसोर्सेज। रिसोर्स नंबर 1 ओम पांडे सर, जेई वाला, उनकी मंजिल सीरीज बहुत बढ़िया है। उनकी माइंड मैप सीरीज, माइंड मैप रिवीजन सीरीज भी बहुत अच्छी है, उससे भी तुम चीजें रिवाइज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करें तो मोहित रियान सर, यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए बनाया हुआ है, तुमको एक ब्रीफ मैं बता देता हूँ। जो मैंने तुम्हें बताया कि हेट टू लव ट्रांसफॉर्म था मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, तो मैं अगर बात करूँ तो मैं फिजिक्स ही पढ़ता रहता था, मैथ्स ही पढ़ता रहता था, और केमिस्ट्री पढ़ता था तो सिर्फ ऑर्गेनिक ही पढ़ता रहता था। तो इनऑर्गेनिक का मेरे लिए प्यार जागा जब मोहित सर ने मेरे को चीजें समझाई, उनके लेक्चर देख के मेरे को इनऑर्गेनिक समझ में आई। तो मोहित सर को तुम जरूर रेफर कर सकते हो, बहुत बढ़िया टीचर है, उनके कंप्लीट लेक्चर्स भी देख सकते हो। उनके वेदांतु के ऊपर, जब वो वेदांतु में पढ़ाते थे तो रुद्र सीरीज थी, तो वो वाले लेक्चर्स भी देख सकते हो। अमिताभ शर्मा सर बहुत बढ़िया टीचर, एकदम बेस्ट क्लास टीचर है वो। एंड विजय सर, तुम सबके फेवरेट विजय सर, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने इनके लिए ये लिख दिया, मंजिल सीरीज देख लो, रुद्र सीरीज देख लो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये कंपेयर नहीं कर सकते तुम इन 4 टीचर्स को। बेस्ट टीचर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनका कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, बेस्ट ही होगा। तुमने बस ये एनालाइज करना कि तुम्हारे लिए कौन से टीचर का पेस अच्छा है, कौन से टीचर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है। किसी भी टीचर को रेफर कर लोगे, कोई किसी से कम नहीं है, सारे ही एकदम गॉड लेवल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की। बैक टू 2024 पेपर एनालिसिस। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल केमिस्ट्री वाज मेजरली आस्क्ड इन न्यूमेरिकल सेक्शन एंड जस्ट 2 or 3 क्वेश्चंस इन एमसीक्यू सेक्शन, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सालों से ही, मतलब 3-4 साल से
न्यूमेरिकल सेक्शन में पूछी जा रही है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम कैलकुलेटर का यूज़ करते हो ना फिजिकल की कैलकुलेशन करने के लिए, इसका यूज़ अभी कर लो, लेकिन उसको रिड्यूस करो। जितना कैलकुलेशन, जितना अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करना आसान होगा, अप्रॉक्सीमेशन कम करो, बिकॉज बहुत ऐसे एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशंस करनी होती हैं जेईई मेंस के अंदर। लेकिन जितना कैलकुलेशन वाली एबिलिटी बिल्ड करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए आसान होगा। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग था लास्ट ईयर की सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए एमसीक्यू सेक्शन में। हमारे टाइम पे थोड़ी 1-2 क्वेश्चन और वेटेज थी, हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा एमसीक्यू में नहीं पूछे जा रहे। ऑर्गेनिक बहुत हेवीली पूछी जाती है उस समय। एंड अगर डिफिकल्टी की बात करें तो फेयरली इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। ठीक है, बात कर लेते हैं सिलेबस एंड प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स की। तो अगेन सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रायोरिटी वाइज नहीं है। ये सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे ऊपर लिख रखा है और नीचे सम बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है तो बहुत डिफरेंस है इनका कि फर्स्ट वाला करना है और 8th वाला छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ थॉमसन मॉडल कट गया है और रदरफोर्ड मॉडल कट गया है। इनकी लिमिटेशंस और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह कट गए हैं। बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। बोहर मॉडल, डुअल नेचर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग पे इतने सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन सिलेबस के अंदर है, सॉरी। हाइजेनबर्ग हो गया, फिर तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, वही पॉली ऑफ, ये सारे प्रिंसिपल पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेट इक्वेशन बनाना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशंस हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चों को नहीं पसंद होते, मुझे भी नहीं पसंद थे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की मैं तुम्हें एक चीज़ गाइड कर देता हूँ, अगर तुम चाहो ये चैप्टर छोड़ना, वैसे तो आई डू नॉट रिकमेंड, अभी बहुत टाइम है, 6-7 महीने हैं जेईई मेंस में, अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन इक्विलिब्रियम अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो तुम बेसिक्स इसके ज़रूर करोगे। अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडरस्टैंड रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे बिहेव करता है, टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशंस को समझो। एक दो बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, आयनिक केमिकल दोनों के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज बाकी जितने भी फिजिकल के चैप्टर्स हैं उनमें इनके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ लो। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरे लिए व्यू चेंज हो गया। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मैं बहुत डरता था, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से समझो, उसको पढ़ो, उनके ट्रेंड्स को समझो, बिकॉज बहुत सारी ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिफिकल्ट दिखती हैं, लेकिन जितना डेप्थ में जाओगे उतना आसान लगने लगेंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो मत छोड़ना, मुश्किल है लेकिन मत छोड़ना। इक्विलिब्रियम अगर छोड़ना चाहते हो तो उसके बेसिक्स को पढ़ो, इक्विलिब्रियम की चीज़ों को समझो, एंड बाकी सारे चैप्टर्स में फिर तुम्हें आसानी होगी। रिडॉक्स रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, रिडॉक्स तो जरूर पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जरूरी है, ये मत सोचना कि फिजिक्स में पढ़ लिया तो केमिस्ट्री में स्किप कर सकते हैं, बस साइन चेंज ही है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ लेना। एंड सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कट गई हैं, लेकिन अभी वो इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला वगैरह पूछा जाता है, हल्का बहुत मोल कॉन्सेप्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। हाउ टू मैक्सिमाइज फिजिकल केमिस्ट्री के स्कोर्स। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को आसान ही लगता है, इसमें स्कोर आ ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो तुम्हारे लिए 2 टिप। टिप नंबर 1, फॉर्मूला की एक नोटबुक बना लो, एक छोटी सी नोटबुक ले लो 10-15 रुपए की, उसके अंदर सारे फॉर्मूला लिख लो चैप्टर वाइज, और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। 2 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, लेट्स से एवरी वीकेंड तुमने से फॉर्मूला रिवाइज कर लिया तो तुम्हें फॉर्मूलाज याद रहेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें तुम्हारा बेनिफिट ही होगा अगर तुम फॉर्मूला रिवाइज कर लो। दूसरी चीज, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में तुमने कई चीज़ें रट्टा मार रखी हैं कि ये एक रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, अगर ऐसे दे रखा है या रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे रखी है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो तुमने 2-4 रट्टे मार रखे। मान लो मेंस में कोई नया इक्वेशन आ जाती है, तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि तुम उसकी रेट इक्वेशन कैसे बनाओगे, तुम उसके हाफ लाइफ का कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे। अगर तुम्हें कुछ हो रहा हो, हाफ लाइफ का कैसे डिराइव करोगे, उसकी हाफ लाइफ रट्टा मार रखा है हाफ लाइफ के फॉर्मूला का, कोई बात नहीं, लेकिन कई बार नए कॉन्सेप्ट, नई इक्वेशन के अंदर नई चीज़ें अप्लाई करनी आनी चाहिए। फॉर्मूला वही लगनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो फॉर्मूला अप्लाई करना आसान होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो फिजिकल में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट रिसोर्सेज पे मूव करते हैं। फैजल रजाक सर हैं, मोहित रियान सर हैं, AK सर हैं, साक्षी वोरा मैम है। अगेन जैसे इनऑर्गेनिक में कहा, कोई टीचर किसी से कम नहीं है, सबके सारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। 1-2 चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, फैजल रजाक सर के कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत हेल्प हुई थी। मोहित रियान सर और साक्षी वोरा मैम के तुम शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें तुम्हारी रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड अगर तुमको, जैसे मैंने तुम्हें इनऑर्गेनिक में बताया कि तुम्हें NCERT रीड करना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ने ना कंप्लीट NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग के सेशंस ले रखे हैं, मोहित सर ने और साक्षी वोरा मैम ने।
तो इनके तुम 1-2 सेशंस देख सकते हो ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि इनऑर्गेनिक में कैसे मार्किंग करते हैं, इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है, वो 7-8 घंटे के लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में देख के समझ लो कि कैसे होगा, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, उसके बाद खुद करना। साक्षी वोरा मैम के बाउंस बैक सीरीज़ भी है, उनका वैसे फास्ट रिवीजन सीरीज़ भी है, तो उसको भी देख सकते हो। मोहित रैन सर के रूलर सीरीज़ वगैरह भी है, एंड AKK सर ऑफ कोर्स सबके फेवरेट हैं, उनके लेक्चर ज़रूर देख सकते हो उनके अपने चैनल पे जाके, फिजिकल केमिस्ट्री बाय AKK सर पे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो या इन जनरल बाकी सिलेबस में बाकी जो प्रीवियस वीडियोस आएंगे या इन जनरल तुम्हें अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर मेंशन कर देना। तुम कुछ भी फील करो ज़रूर मेंशन कर देना, रिप्लाई हम लोग करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दिस इज तिजल मिंट्रा साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।